चलिए, गुड मॉर्निंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है एक्चुअली? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रॉपर्टी हेल्ड करना। द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इनकम। आपने कोई प्रॉपर्टी हेल्ड की है इनकम को अर्न करने के हेतु, जिससे कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। आपके पास प्रॉपर्टीज है, आपके पास शॉप है, मकान है, ठीक है। आपने ये सब में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आपने शेयर्स क्यों बाय किए? आपने शेयर्स क्यों बाय किए? आपने शेयर्स इसलिए बाय किए क्योंकि आपको शेयर्स के सामने क्या मिले? डिविडेंड मिले। आपने डिबेंचर्स क्यों बाय किए, बॉन्ड्स क्यों बाय किए? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें से इंटरेस्ट लेना था। और आपने प्रॉपर्टीज क्यों बाय की? बिजनेस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी बाय नहीं की, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया। बट आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, बाय करने के बाद वहां से रेंट खाना चाहते थे। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ख्याल क्या रखना है आपको? ख्याल ये रखना है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक इन ट्रेड में है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने स्टॉक इन ट्रेड में करके रखा हुआ है ना, तो वो कभी भी, है ना, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। तो नॉट एन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में आता नहीं है। तो फिर आपको वो गुड्स बन जाता है। आपने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट किया है, आपने स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आप फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप बिल्डर हो। आप कौन हो? बिल्डर। तो बिल्डर के लिए जो भी प्रॉपर्टीज होगी, इसकी जो भी शॉप्स होगी, दुकान होगी, जो भी उसके पास फ्लैट बनाए होंगे, यूनिट्स बनाए होंगे, तो उसमें तो वो डीलिंग करता है ना, उसको बना बना के बेच रहा है ना। तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं लेगा सर, वो तो फिर इसके लिए गुड्स हो जाएगा, है ना। तो फिर वहां से जो इनकम होगी वो तो फिर उसका बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। ठीक है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट की इनकम मानी जाती है। चलिए ये हो गया। ओके, अब क्या? दूसरी बात, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट का तो करंट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट का तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा, का तो ये हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया है फॉर द पीरियड। कितने पीरियड के लिए? लेस देन इज इक्वल टू 12 मंथ। क्योंकि 12 महीने के पहले पहले वो इसको बेच देगा, है ना। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड आएगा मोर देन 12 मंथ आएगा। तो सर ये क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ रहा है? क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर वो नॉन करंट है, सी, अगर वो नॉन करंट है तो ऑलवेज इसको कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाएगा। हम जब भी इसकी बैलेंस शीट में वैल्यू लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन लेकिन अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है, कौन सा है? अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट में विच एवर इज लेस प्राइस पे। जैसे जो कॉस्ट प्राइस पे होगी की होगी वो का तो फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू पे लिखा जाएगा विच एवर इज लेस, एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, विच एवर इज लेस, इस पे लिखा जाएगा।
तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और जब सम करेंगे तो हमको जानना पड़ेगा कि वो करंट है कि नॉन करंट है ना। करंट इन्वेस्टमेंट हम इस प्राइस पे लिखने वाले हैं, विच प्राइस लेस करके लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर ये क्या है सर, अगर ये अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है ये वाला, है ना, तो ये करंट एसेट में जाएगा। बैलेंस शीट जब भी बनेगी ना तो वो करंट एसेट्स में जाएगा। और अगर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करंट एसेट्स में जाने वाला है। बैलेंस शीट बनेगी तब बैलेंस शीट की एसेट साइड पे इस तरीके से जाएगा, ठीक है। चलो फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। किसकी बात आती है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक चीज ये हो गई, एक फर्स्ट पॉइंट हो गया सर आपका ए, है ना। फिर दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या बोलेंगे उसको? क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तीसरी बात हो गई सर कॉस्ट कौन सी प्राइस पे, कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट हो गया। अब क्या सर, अब लिखा जाएगा। हाँ, जब कॉस्ट कैसे फाइंड कर लेंगे, आप जो कह रहे थे ना कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे फाइंड करने वाले हैं वो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करने का। तो आपने जो भी परचेस प्राइस पे की होगी, एक्विजिशन कॉस्ट जो आपका होगा इन्वेस्टमेंट को परचेज करते वक्त, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर्स हो, आपने जो पेमेंट किया था वो, उस पेमेंट के अंदर ब्रोकरेज चार्जेस क्या कर दोगे, प्लस एज पर द कॉस्ट कंसेप्ट, ये ब्रोकरेज क्या कर दोगे इसके अंदर, आप प्लस कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका सर कॉस्ट प्राइस। और इस प्राइस पे उसको लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये दूसरी बात। तीसरी बात ये हो गया ए बी सी। अब बात करते हैं डी की। डी में क्या है सर? डी में ये है कि ये जो इनकम होती है ना, ये जिस इनकम की आप बात करते हैं, ये जो इनकम होती है, ये इनकम को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो इसमें से होने वाली फिक्स्ड इनकम, कुछ इनकम ऐसी होती है फिक्स्ड इनकम, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, एंड दूसरी होती है वेरिएबल इनकम्स, ठीक है। एक है फिक्स्ड इनकम और एक क्या है सर, वेरिएबल इनकम। फिक्स्ड इनकम का मतलब क्या हुआ, यहां से रेगुलरली यहाँ पे आपको इनकम आने वाली है, रेगुलरली आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। जनरली जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनीज के डिबेंचर्स के अंदर, किसी कंपनी के बॉन्ड्स के अंदर, या हम जब भी एफडी करते हैं एक्सेट्रा, तो यहाँ से रेगुलरली हमको इंटरेस्ट आता है। वेरिएबल इनकम का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकम वेरिएबल्स है, इनकम फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे इनकम सब्जेक्ट टू प्रॉफिट होता है, सब्जेक्ट टू प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो, एंड दूसरा डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड की इनकम ऐसी इनकम होती है जो वेरिएबल है। तो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो ही आपको इनकम मिलने वाली है, ठीक है। एंड और एक चीज यहाँ पे आपको इनकम को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रू, है ना। अक्रूवल बेसिस पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ तो अक्रू होता ही नहीं है सर, ठीक है। ये भी क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना हो तो बुक्स के अंदर। चलिए फिर जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो होगा क्या, कितने कॉलम्स बनेंगे, डेबिट साइड पे 3 कॉलम आएंगे,
और क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखने के लिए 3 कॉलम आने वाले हैं। ठीक है ना? क्या क्या होगा यहाँ पे? एक तो डेट होगा, ये पर्टिकुलर्स आपका। यहाँ पे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसकी जो फेस वैल्यू होगी, जो नॉमिनल वैल्यू होगी, यहाँ पे लिखा जाएगा। ये हम कॉलम बनाने वाले इंटरेस्ट का। जब भी हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट, और ये जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी कॉस्ट प्राइस किस, उसके लिए। तो ये डेबिट था यहाँ पे। इन द सेम वे ऑन द क्रेडिट साइड, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट। ठीक है, चलिए। ख्याल क्या रखना होगा इसके अंदर, है ना? ओपनिंग बैलेंस जो है, क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग की डेट लिखेंगे, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा पिछले ड्यू डेट से ओपनिंग डेट तक, जितना इंटरेस्ट अक्रू होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात में। और यहाँ पे इसके लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, आपने जो पेमेंट किया होगा कॉस्ट प्राइस होगी, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? परचेज्ड। तो क्वेश्चन में परचेज दिया होगा, यहाँ लिख देंगे। जब भी हम परचेज करते हैं, या जब भी हम सेल करते हैं, तो कौन सी एंट्री पास करते हैं? जब भी हम परचेज करते हैं तो एंट्री कौन सी पास करते हैं? जब भी हम परचेज करेंगे तो बोलेंगे इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो जहां कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और आपने पेमेंट किया होगा तो टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की डेबिट साइड पे क्या जाने वाला है? टू बैंक। ठीक है, अब जब भी सेल करोगे, सेल, तो एंट्री कौन सी आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। है ना? तो फिर क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा बाय बैंक। बाय बैंक मतलब क्या? ये आप सेल कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट घट गए। जब भी इन्वेस्टमेंट घटेंगे ना तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ते हैं जनरली? तो इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ते हैं? तो परचेज करने से बढ़ते हैं, या कंपनी हमको बोनस दे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं। समझ गया है ना? ये सब रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं। बढ़े तो डेबिट साइड और घटे तो क्रेडिट साइड। घटते क्यों? क्योंकि हम सेल कर देते हैं। इस तरीके से होगा, परचेस हो गया, सेल हो गया, है ना? बीच में आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। मान लो आपने इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, है ना? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की कौन सी एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट के कॉलम में यहां पे आ जाने वाला है, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय बैंक अगेन। तो ये क्या हो जाएगा? आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड कब होगा? ड्यू डेट पे। तो सिर्फ यहां लिखोगे, यहाँ जो था वो यहाँ पे भी प्राइस आएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रू लिखा जाएगा। हम जब सेल करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट मिला है आपको, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिर इसकी भी एंट्री की जाएगी। तो एंट्री कौन सी जाएगी? प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है आपको,
तो करना क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज कर देना है। ट्रांसफर कहाँ करना है, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। याद रखेंगे इंटरेस्ट का जो कॉलम है ये वाला, उसमें डिफरेंस ऑलवेज यहाँ पे आने वाला है, और ये ऑलवेज कहाँ जाने वाला है सर, प्रॉफिट लॉस में जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट है ना सर, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाया है और इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाया है, तो दो अकाउंट हमने कंबाइन कर दिए, ऐसा है। तो ये सर आपने प्रॉफिट लॉस भी कर दिया, है ना। एंड लास्ट में क्या होगा, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे सर, लास्ट में यहाँ पे लिखने वाले हैं हम बैलेंस, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन। तो जो बैलेंस बचा होगा इन्वेस्टमेंट का, उसकी फेस वैल्यू, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अक्रूड लिखना पड़ेगा क्लोजिंग में। ये जो क्लोजिंग है ना सर, यही ओपनिंग यहाँ बन जाता है फिर। और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखनी है, यहाँ जो प्राइस लिखनी है ये वाली, है ना, वो विच एवर इज लेस लिखनी है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग है, आपको प्राइस विच एवर इज लेस लिखना है। कौन सा, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस या फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, इस तरीके से लिखा जाएगा। कब, जब वो करंट इन्वेस्टमेंट पीरियड का, अभी हमको एग्जांपल करंट इन्वेस्टमेंट के ही करने हैं, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो सर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। और अगर आप देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लेना सर, क्या जाता है आपका, आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो। चलिए, हो गया। अब एक चीज थोड़ी सी यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम परचेस करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे सर, परचेस करेंगे, तो जब भी हम परचेस करेंगे तो आप एंट्री कौन सी पास करोगे, आप परचेस करोगे तो क्या बोलोगे, ये हमने इन्वेस्टमेंट बाय किया, चलो शाबाश, इन्वेस्टमेंट बाय किया आपने, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टू, आप पेमेंट करोगे तो क्या बोलोगे, टू बैंक। क्लियर। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम किसी से इन्वेस्टमेंट बाय करते हैं, तो वो वाला बंदा क्या बोलता है कि भाई, अगर हम आपको अगर हम आपको इन्वेस्टमेंट बेच दे अभी, तो ये सॉरी, चलो, जब भी इन्वेस्टमेंट परचेस करते तो एंट्री कौन सी पास करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब होता ये है कि ये पूरा अकाउंटिंग ईयर है, समझना, ये पूरा अकाउंटिंग ईयर है। मान लो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा। मान लो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को कंपनी से इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ये ड्यू डेट है, ये कौन सी डेट है, ये ड्यू डेट है। तो उस दिन कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट उसको जिसके पास उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट हो गए। 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करेगी, 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेगी, तो ये ड्यू डेट हो गई, आया ना। मान लो हमको यहाँ पे 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट परचेस करना है सामने वाली पार्टी से। तो सामने वाली पार्टी क्या बोलेगी, यार 31 दिसंबर को अगर हम इन्वेस्टमेंट आपको बेच देंगे तो होगा क्या, 31 मार्च मतलब यहां से 3 महीने बाद हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो हम आपको क्यों बेचे। तो हम उसको ऐसा कहते हैं कि एक काम करो, लास्ट इंटरेस्ट कब मिल चुका था, लास्ट इंटरेस्ट मिल चुका था 30 सितंबर को। ठीक है, 30 सितंबर से लेके 31 दिसंबर, यहां से लेके यहां तक आपने होल्ड किया, यानी क्या, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने आपने होल्ड किया ना।
तो ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है हम आपको पे कर देते हैं ना। हम आपको इन्वेस्टमेंट की प्राइस पे करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट की प्राइस है, प्लस जो 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो भी आपको पे कर देते हैं। फिर क्या है, इसके बाद तो हम होल्ड करेंगे ना, इसके बाद तो इस पीरियड का इंटरेस्ट हमको मिल जाना चाहिए था। हालांकि इस तारीख को जब आओगे ना तो ये पूरा ही यहां से लेके यहां तक उसको मिलेगा जिसके पास इन्वेस्टमेंट। बट सामने वाला बंदा यहां से यहां तक तो इन्वेस्टमेंट मांगेगा ना, इंटरेस्ट मांगेगा ना, तो ये हम पे करते हैं सामने वाले बंदे को। और फिर ये जो पे कर रहा है ना वो हमको इस तारीख को कंपनी से मिल जाता है। सो इसीलिए जब हम पेमेंट करते हैं, ये जो पेमेंट करते हैं है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी इंटरेस्ट की भी प्राइस ऐड होती है। तो आपने पेमेंट जो किया है वो दो चीजों का किया, आपने पेमेंट किया दोनों का किया। तो किसका किया, आपने इन्वेस्टमेंट का भी किया एंड आपने किसका किया है, इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया। लेकिन क्योंकि हम कॉलम अलग अलग ही बनाते हैं तो उसको अलग अलग निकालेंगे हम। तो अभी मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में अगर आपको कम इंटरेस्ट देते हैं, क्या देते हैं, कम इंटरेस्ट, अगर आपको ऐसा दिया है कि इन्वेस्टमेंट परचेस किया और पेमेंट किया है कम इंटरेस्ट से, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो प्राइस थी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी प्राइस ऐड है एंड इंटरेस्ट की भी प्राइस ऐड है। तो करना क्या पड़ेगा, ये जो परचेस प्राइस थी, जिस प्राइस पे आपने परचेस किया था वो यहां लिखोगे आप, उसमें से आप इंटरेस्ट पहले माइनस कर दोगे। हालांकि आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो है, बट हम कॉस्ट कॉलम में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कॉस्ट कॉलम में इंटरेस्ट हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कम था, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड था। तो आप ये इंटरेस्ट यहां से यहां तक गिन के यहां से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। एंड मान लो अगर आपने कोई ब्रोकरेज पे किया है परचेस करने पे, जो पे करना ही पड़ता है ना, उसको प्लस करके आप प्राइस ढूंढोगे। ये जो प्राइस है वो आप यहां लिखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट का जो पेमेंट आपने किया है वो आप यहां लिखोगे और इन दोनों का टोटल यहां लिखोगे। ठीक है, ये हो गया सर कम। एग्जैक्टली वैसा ही है सेल करने के अंदर। जब भी आप सेल करोगे तो होगा क्या, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में होगा क्या, क्या होगा सर, आपके पास से इन्वेस्टमेंट जाएंगे तो क्रेडिट और टूर्स आउट, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड, क्रेडिट कर देंगे। बदले में क्या मिल रहा है आपको, पेमेंट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट जो लिखने वाले हैं वो आप कॉस्ट प्राइस से लिखोगे, है ना। और हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो सामने वाले से भी इंटरेस्ट का पेमेंट मांगेंगे ना, जैसे हम पेमेंट कर रहे थे इंटरेस्ट का सामने वाले को क्योंकि उससे परचेस कर रहे थे। तो अगर किसी को हमसे परचेस करना है और हम देख रहे हैं कि भाई आने वाले में ड्यू डेट आ रही है, तो हम बोलेंगे भाई जितने पीरियड का मैंने होल्ड किया था उतने पीरियड का मुझे इंटरेस्ट दे दे, मैं तेरे को बेच देता हूँ। तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है यहाँ लिखना, इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ लिखना, एंड जो पेमेंट टोटल आया यहाँ लिख देना। तो अगर आपने सेल किया था, और सेल क्या है, सेल कम इंटरेस्ट के साथ था, सेल कैसे किया आपने, कम इंटरेस्ट के साथ था, तो करोगे क्या, आपकी जो सेलिंग प्राइस थी यहां लिखोगे, उसमें से पहले पहले इंटरेस्ट जो मिला था आप यहां से माइनस करोगे गिन के। एंड याद रखना यहाँ पे ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, वो भी यहां से माइनस हो जाएगा। आपको जो पेमेंट आने वाला है वो ब्रोकरेज लेस करने के बाद आएगा, लेकिन आप जो परचेस करोगे ना और जो पेमेंट करोगे वो ब्रोकरेज को ऐड करना है, ये कॉस्ट का हिस्सा है और ये माइनस करने के बाद ही लिखोगे। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, मान लो अगर आप सेल कर रहे हो, दूसरी बात, अगर आप सेल कर रहे हो और सेल आपको दिया तो उसमें लिखा है कि एक्स इंटरेस्ट, क्या लिखा है, एक्स इंटरेस्ट लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, आपको इंटरेस्ट तो गिनना ही है यहाँ पे, एंट्री सी एंट्री विल रिमेन सेम, ये तो सेम ही रहने वाला है।
बट फर्क क्या पड़ेगा आपको, जो फिर सेलिंग प्राइस यहाँ मिली होगी एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या, वहां पे सिर्फ आपने जो पेमेंट रिसीव किया है वहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की प्राइस मिली है, इंटरेस्ट की प्राइस मिली जरूर है बट इसके अंदर ऐड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा। तो जब भी आपको एक्स इंटरेस्ट दिया गया होगा तो जो आपको प्राइस दी होगी, सेलिंग प्राइस दी होगी, ये दी होगी, है ना, उसमें से सिर्फ क्या माइनस करना, ब्रोकरेज ही माइनस करना, यही माइनस करना। इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस करना, अरे ऐड ही नहीं है तो फिर क्यों माइनस करेंगे। माइनस कब करना है, जब वो कम हो। हालांकि एंट्री सेम आने वाली है, हम बेचेंगे, कम इंटरेस्ट के साथ बेचेंगे तो इंटरेस्ट ऐड होगा, एक्स इंटरेस्ट के साथ बेचेंगे तो इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। फिर भी हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो करेंगे ही, हम सामने वाले से इंटरेस्ट तो लेंगे ही, बट इसके अंदर ऐड नहीं होगा। क्लियर। और यही चीज ख्याल रखो कि परचेस करते हो, अगर आप परचेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, अगर कम है तो आप क्या करोगे, यहां से माइनस करोगे। लेकिन मान लो अगर कम नहीं था, वो क्या है, परचेस किया आपने एक्स इंटरेस्ट से, इसका मतलब क्या, आपकी जो परचेस प्राइस यहाँ पे है उसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं है, तो सिर्फ आप ब्रोकरेज प्लस कर दोगे, बात खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरेस्ट गिनना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सामने वाले को इंटरेस्ट पे नहीं किया है, पर इसके अंदर ऐड नहीं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ था क्या इसके अंदर। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया मैं आपको, क्या, जब भी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, जब भी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो होगा क्या, एंट्री कौन सी आने वाली है, बेचेंगे तो एंट्री आने वाली बैंक टू इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट को बेचने में तो आप फिर लिखोगे, आप लिखोगे उसको डेबिट साइड पे, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसके लिए है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। और मान लो अगर आपको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये ढूंढना पड़ेगा, ये इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। हालांकि इतना ही है, मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए, और कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कुछ देखना पड़ा तो क्वेश्चन में देख लेंगे। बट इन्वेस्टमेंट जो बेसिक लेवल के एग्जांपल्स हैं वो करने के लिए हम अभी लायक हो चुके हैं, एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी और वीडियो देखने से पहले आपको ये देखना ही पड़ेगा, यही क्लियर करेगा कि आपको एग्जाम्पल